हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को बातचीत करना है मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर। मुस्लिम अटैकर्स जो आए, तो भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आना शुरू हुए, जो मुसलमानों का आक्रमण होना शुरू हुआ, पहली बात तो हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम हमलावर क्यों आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, उनके आने का रीज़न क्या था। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे भारत का जो 600 से 1200 तक का इतिहास था, 600 to 1200 की जो हिस्ट्री थी, इस 600 से 1200 तक के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस समय ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा हुआ करते थे। तो ये जो ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा हुआ करते थे, एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का एक दौर था, जो जिसमें सामंतवादी प्रवृत्ति जो अपने चरम पर थी। तो उस समय क्या था कि भारत में कई सारे छोटे छोटे राजा बने हुए थे, छोटे छोटे राजपूत राज्य थे। आपको बताया था कहीं पाल थे, कहीं प्रतिहार थे, कहीं चंदेल थे, कहीं चालुक्य थे, कहीं परमार थे, कहीं कलचुरी थे, कहीं राष्ट्रकूट थे, कहीं गढ़वाल थे, कहीं चंदेल थे, कहीं जो है कि तोमर थे। तो ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राज थे। तो ये जो छोटे छोटे राजपूत राजा थे, तो इन राजपूत राजाओं और राजपूत राज्यों की जो सबसे बड़ी खास बात थी कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, सब एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे। वही सूखे जिसका पड़ोसी दुश्मन, इनके आपस में नहीं बनते थे। तो हर एक राजा की एक दूसरे से दुश्मनी होती थी, एक दूसरे से ये लोग लड़ाई लड़ते थे। तो इनकी आपसी जो लड़ाई होती थी, इनका आपसी जो संघर्ष हुआ, तो इनके आपसी संघर्षों ने हमारे भारतीय इतिहास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा असर पहुंचाया हमारे इंडियन हिस्ट्री पर। इसके कुछ अच्छे असर भी थे, कुछ बुरे असर भी थे। क्या अच्छे बुरे असर थे, उस पर चर्चा करते हैं कि अच्छे बुरे असर क्या हुए। कि जैसे इनका जो आपसी संघर्ष था, जो इनका जो कंसर्न स्ट्रगल चलता था एक राजा से दूसरे राजा के साथ, तो इससे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो पड़ा व्यापारियों के ऊपर, जो ट्रेडर्स होते थे। क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी होते थे, तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे बहुत सीमित क्षेत्रों में होते थे, लिमिटेड एरियाज, ये जो छोटे छोटे राजा होते थे बहुत सीमित क्षेत्रों में होते थे, लिमिटेड एरियाज में होते थे। अब होता क्या था कि जो व्यापारी होते थे, अब उनको एक देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर जाके व्यापार करना पड़ता था। पहले क्या था कि एक बड़ा साम्राज्य था, तो व्यापारियों का आवागमन बहुत आसानी से हो पाता था। अब क्या था कि छोटे छोटे राजा थे और सबके एक दूसरे से युद्ध चलते थे, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एक दूसरे से बनती थी नहीं इनकी आपस में। तो इसकी वजह से युद्ध लड़ाई का जो माहौल होता था, तो उस युद्ध लड़ाई के माहौल में व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत असुविधा होती थी। अब जैसे मान लीजिए कि बनारस का कोई व्यापारी है, उसको गुजरात में जाके अपना सामान बेचना है, तो बनारस से गुजरात उड़ के तो जाएगा नहीं, ज़मीन के रास्ते उसको जाना होगा। और जब ज़मीन के रास्ते जाएगा तो मान लीजिए कि यहाँ से निकला तो दूसरे राज्य में जाएगा, दूसरा राजा घुस नहीं दे देगा, तुम तो पड़ोसी जो है कि दुश्मन देश के व्यापारी हो। बहुत हाथ पर जोड़ेगा, कुछ पैसा वैसा देगा तो वो लेने को तैयार नहीं होगा कि भाई इसके सिक्के पर इसके राजा की तस्वीर होगी। अब पता चला इसका वाला जो राजा है वो इस राजा की लड़की को लेकर भागा था, तो इससे पता चला कट्टर दुश्मनी, तो शकल देखते ही भगा देगा कि बेटा तुम्हारे राजा अपने राजा का सिक्का दिखाते हो, तुमको तो घुस नहीं देंगे। तो बहुत मुश्किल होती थी। मान लीजिए किसी तरीके से ले दे के टैक्स वैक्स दे के, टोल टैक्स दिया, अपना घुसा, फिर यहाँ से निकलेगा तो निकलते समय फिर टोल टैक्स देगा, तब तो इसको निकलने दिया जाएगा। फिर तीसरे राज्य में एंट्री करेगा, एंट्री करते समय फिर टैक्स देगा बेचारा, फिर यहाँ से निकला, फिर टैक्स दे के निकलेगा, तब जाके ये चौथे राज्य में एंट्री करेगा। तो एक ही चीज़ के लिए इस व्यापारी को एक जगह से यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कम से कम 6 बार टैक्स देना पड़ेगा। जब 6 बार टैक्स ही वो दे देगा, टोल टैक्स जगह जगह वो देता रहेगा, तो बिजनेस क्या करेगा? 10 रुपये की चीज़ लेके चलेगा, 150 रुपये में बेचेगा, तो क्या व्यापार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए व्यापारियों का युद्ध से, आपसी राजाओं की दुश्मनी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ व्यापारियों का। व्यापारिक गतिविधियाँ बिल्कुल रुक गई, बिल्कुल ठप पड़ गई। एक जगह से दूसरे जगह पर लोग व्यापारी जा ही नहीं पाते थे। तो जब व्यापारिक गतिविधियाँ रुकने लगी, ठप पड़ने लगी, सामानों की जो व्यवस्था थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाली अंतर्राज्यीय, वो बिल्कुल रुकने लगी। इंटर स्टेट ट्रेड बिल्कुल रुकने लगा था। ठीक, अब जब व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे तो सामान नहीं पहुंच रहा था। अब सामान नहीं पहुंच रहा था, लेकिन सामानों की ज़रूरत तो होती थी सबको, भाई सामान चाहिए ना सबको, कि भाई कहीं गेहूं अच्छा होता है, कहीं चावल अच्छा होता है, कहीं कपड़ा अच्छा होता है, कहीं फल अच्छा होता है, कहीं दाल अच्छा होता है। और सबको सारी चीज़ों की ज़रूरत है। व्यापारियों का आना जाना कम हो रहा था, धीरे करके बंद हो रहा था, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उस परिस्थिति में ये जो छोटे छोटे राजा थे, इन सबों ने कुछ काम किया, क्योंकि ज़रूरत सबको होती थी। मान लीजिए इस राजा के यहाँ गेहूँ अच्छा होता है, इसके यहाँ चावल अच्छा होता है, तो ये सोचता है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम भी अपने यहाँ चावल अच्छा वाला पैदा करें, ताकि हमें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, यानी आप अपने पड़ोसियों के ऊपर हमें डिपेंडेंट न रहना पड़े, और हम जो है अपने आप को आत्मनिर्भर और मजबूत कर सकें, ताकि दूसरे से हम लड़ सकें। यही इन सबों का काम होता था। यानी अपने आप को मजबूत बनाना है,
ठीक, और इनसे कंपटीशन भी करना है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को भेजना शुरू किया अगल बगल के राज्यों में, कि जाके पता करते थे लोग कि उस राज्य में ऐसी क्या व्यवस्था है कि वहाँ पर अच्छा गेहूँ होता है, अच्छा दाल होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। तो इन राजाओं ने इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ पर, कृषि तकनीकी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो जब कृषि तकनीकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ पर ध्यान देना शुरू किया, जो चीज़ें इनके यहाँ नहीं पैदा हो रही थी उनको भी पैदा करने की कोशिश इन लोगों ने की। तो जब ये कोशिश करनी शुरू कर दी, एग्रो टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया, एग्रो रिसर्च, जो चीज़ें इनके यहाँ पैदा नहीं होती थी वो चीज़ें पैदा करने की कोशिश की। तो जब ये चीज़ें की, कृषि पर ध्यान दिया, तो कृषि का जो उत्पादन था बढ़ा, क्योंकि छोटे छोटे राजा होते थे तो उस पर नियंत्रण अच्छा होता था, काम अच्छा कर जाते थे। तो इस समय जो एग्रो टेक्नोलॉजीज़ थी, जो कृषि की तकनीक थी, उसमें बहुत भारी काम हुआ। राजाओं ने बहुत सारा काम किया, जिसकी वजह से कृषि तकनीकी जब बढ़ी, जब एग्रो टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी, तो एग्रो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो जब कृषि का प्रोडक्शन बढ़ा यानी उत्पादन बढ़ा, तो जब कृषि का उत्पादन बढ़ा, भाई किसानों की स्थिति अच्छी हो गई, तो पैसा खूब ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। यानी इनकी वजह से व्यापारियों का तो नुकसान हुआ, लेकिन जो किसान थे और जो कृषि की जो उपज थी वो बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ा। जब कृषि की उपज बढ़ी तो उसी रेशियो में लोग टैक्स वसूलते थे, तो राजाओं की इनकम भी बढ़ी। जब राजाओं की इनकम बढ़ी तो इनके खर्चे बढ़े। तो जब इनके खर्चे बढ़े तो एक नई समृद्धि का एक दौर था। समृद्धि का दौर शुरू होने का मतलब है कि जब पैसा बढ़ता है तब आदमी नए नए क्षेत्रों की तरफ खर्च करना शुरू करता है, नए नए सेक्टर्स की तरफ खर्च करना शुरू करता है। तो इससे जो अमीरों का वर्ग था वो बढ़ा। अमीरों का वर्ग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, तो एक राजा के अपने राज परिवार के लोग होंगे, वो पैसे वाले लोग होंगे, उनके अपने नाते रिश्तेदार होंगे अमीर लोग, राजा के बड़े बड़े अधिकारी होंगे, बड़े बड़े मंत्री होंगे, मंत्रियों के अंदर में बड़े बड़े अधिकारी होंगे। तो एक अमीरों का, एक राजा के आसपास अमीरों का एक पूरा समूह तैयार होता है। राजा होता है, राजा की फैमिली होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके बड़े मंत्री होते हैं, छोटे मंत्री होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं। तो इसकी वजह से एक राजा के आसपास एक अमीरों का एक समूह तैयार होता है, ग्रुप तैयार होता है। अब जैसे भारत में पहले एक बड़ा साम्राज्य था, मगध साम्राज्य था या मौर्य राजा थे, तो एक राजा था, तो उस समय ऐसा एक अमीरों का एक ही वर्ग तैयार हुआ होगा। लेकिन अब क्या था राजपूत काल में कि भारत में इसमें ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा थे। तो जब ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा थे तो इससे हर एक राजपूत राजाओं की अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने बड़े मंत्री, अपने छोटे मंत्री, अपने अधिकारी, तो इससे जो अमीरों का वर्ग था उनकी जो संख्या थी वो बढ़ेगी या घटेगी। जैसे एक राजा होगा तो एक ही समूह होगा, अब पता चला देश में 50 राजा हैं, तो वैसे अमीरों का जो समूह होगा, जो सामंत टाइप के लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस समय क्या हुआ कि जो सामंत टाइप के लोग थे, पैसे वाले लोग थे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि राजा के संपर्क में ये लोग होते थे। तो जब इन अमीरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी तो जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो भाई वो जो सामंत टाइप के लोग होते हैं वो अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा गहना पहनेंगे, अच्छा जूता चप्पल पहनेंगे, अच्छी किताबें, अच्छा घर, अच्छा मूर्ति, अच्छा मंदिर, तो वो इन अच्छी अच्छी चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो भाई जब एक राजा है, एक मंत्रिमंडल है, एक अमीरों की संख्या है, और जब 50 राजा हैं, 50 मंत्रिमंडल है, तब डिमांड क्या होगी, इसकी तुलना में इस काल में डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे जो हमारे दस्तकारी वाला वर्ग था, दस्तकारी वाला वर्ग का मतलब है कि जैसे लोहार होते हैं, सुनार होते हैं, बढ़ई होते हैं, जूता बनाने वाले हैं, तो कपड़ा बनाने वाले हैं, तो मूर्तिकार हैं, तो स्थापत्यकार हैं, तो मंदिर बनाने वाले हैं, इन लोगों की डिमांड क्या हो गई, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 50 गुना बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो जब स्थापत्यकार और इन मूर्तिकार और इन लोहार और सुनार और बढ़ई और कपड़ा बनाने वाले, जब इन लोगों की डिमांड बढ़ी, तो जब इनकी डिमांड बढ़ी तो इनकी इनकम बढ़ी। तो इससे शिल्पी वर्ग था, इनकी इनकम बढ़ी। जब इनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ी, बड़े बड़े व्यापारियों के वर्ग बने, तो इनकी इनकम पर भी टैक्स लगाया राजाओं ने कि बेटा बहुत कमा लिया, अब तुमसे भी टैक्स लेंगे। तो अब सब टैक्स के दायरे में आना शुरू कर दिया, तो उन पर भी खूब जम के टैक्स लगाया। तो इससे क्या हुआ कि इन राजाओं के पास पैसा आना शुरू हुआ बहुत भारी मात्रा से। यानी इनके आपसी संघर्षों से व्यापार व्यवसाय को तो नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ, किसानों को फ़ायदा हुआ। और जो शिल्पी वर्ग था, जो दस्तकारी वाला वर्ग था, लोहार सुनार बढ़ई टाइप के लोग, इनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसकी वजह से टैक्सेशन बढ़ा और राजाओं की आमदनी बढ़ी। जब आमदनी बढ़ी तो उनके खर्चे बढ़े। तो खूब जो ऐशो आराम की बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, खूब मंदिर। आपको बता दें, भारत के जितने भी बड़े बड़े पुराने मंदिर आप देखते हैं, वो सारे के सारे, चाहे खजुराहो के मंदिर देखेंगे, चाहे पुरी के मंदिर देखेंगे, चाहे जो है कि शोर टेम्पल आप देखेंगे मामल्लपुर के, सारे के सारे बड़े प्रमुख मंदिर इसी राजपूत काल में बने हैं।
क्योंकि छोटे राजा होते थे, खूब कमाई हो रही थी, खूब पैसा हो रहा, तो मंदिरों पे लोग खूब खर्च करते थे। तो इससे पैसा यानी समृद्धि बहुत भर गई थी और सब छोटे छोटे राज्यों में फैली हुई थी। तो जब ढेर सारा पैसा था, खूब समृद्धि आ रही थी, आपसी दुश्मनी थी, तो इससे प्रेरणा मिली बाहरी हमलावरों को। बाहरी हमलावरों को प्रेरणा मिलने का मतलब है कि जैसे आपको बताया, जब सिकंदर भारत आया तो उस समय एक ही बड़ा सा मगध साम्राज्य था, एक बड़ा सा नंद राजा था। तो सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई भारत में एंट्री करने की, क्योंकि बड़ा राजा था, उससे नहीं टकरा सकता था। लेकिन अब जो बाहरी हमलावर है वो क्या देख रहा है कि इस समय भारत में एक नहीं ढेर सारे राजा हैं, और बड़े नहीं छोटे छोटे राजा हैं। तो छोटे छोटे राजा हैं और सबके पास पैसा भी क्या है, बहुत भारी मात्रा में है। और सबसे बड़ी बात, सब एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अब बाहरी हमलावर आना शुरू किए कि जब चाहे तब जिसके यहाँ चाहे गए लूट मार करके वापस चले आते थे। और जिस राजा के हमला करते थे केवल वही परेशान होता था, बगल वाले से कोई मतलब ही नहीं होता था, कोई इनकी मदद नहीं करता था। कई बार होता था कि जब किसी हमलावर ने किसी राजा के हमला किया तो पड़ोसी राजा बहुत खुश हो जाता था कि बढ़िया हुआ, इसको लूट लिया, बहुत कमा रहे थे बेटा। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि पड़ोसी ने बाहरी हमलावरों को खुद ही इन्वाइट किया कि हमारे पड़ोसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, आके लूट जाओ, रास्ते के चाय पानी का खर्चा हम दे देंगे। ये भी होता था कि खुद इन्वाइट करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से बाहरी हमले होने शुरू हुए। और इस बार जो हमले हो रहे थे वो किसके हमले हो रहे थे, मुस्लिमों के। यानी इस बार भारत में बाहर से कौन आ रहे थे, मुस्लिम आ रहे थे, मुसलमान आ रहे थे। अब जो मुस्लिम आक्रमणकारी आने शुरू हुए तो मुसलमानों में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आया वो आया था कौन, ध्यान रखेंगे। जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो मुसलमानों के आक्रमणकारियों की भी कई कैटेगरी थी। तो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं जिन्होंने हमला किया वो अरब लोग थे। ठीक, अरब से ही आए थे लोग, इस्लाम का प्रादुर्भाव अरब से ही हुआ था। तो ध्यान रखेंगे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कौन लोग थे, अरब लोग थे। अरबों ने सबसे पहले भारत में मुस्लिम हमला शुरू किया। और उन अरबों में भी जो पहला हमलावर था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यही जो मोहम्मद बिन कासिम था यही पहला मुस्लिम हमलावर था, मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। अब थोड़ा सा फैक्ट्स की एक दो बात कर लें कि जो मुस्लिम आक्रमण भारत पे होने शुरू हुए तो सबसे पहले किसने बताया कि मुसलमानों ने आक्रमण होना शुरू हुआ, यानी इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो दो किताबें हैं जो मुस्लिम आक्रमण की जो प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनकी सूचना देते हैं। एक अरबों की एक किताब थी चचनामा। तो जो चचनामा किताब है, चचनामा ये अरबियों ने लिखी थी, इसका कोई एक लेखक नहीं मिलता है कि किसकी एक रचना है। तो इस चचनामा में ये अरबियों के आक्रमण की सूचना मिलती है। और एक और किताब थी कि किताब फुतूह अल बलदान। ये जो किताब फुतूह अल बलदान थी ये अल बिरादुरी की रचना थी। तो अल बिरादुरी ने किताब उल फुतूह अल बलदान लिखी थी। तो उसी फुतूह अल बलदान में अल बिरादुरी ने इन अरबों के आक्रमण की सूचना दी है। ठीक, अब यही जो अरब आक्रमण का था मोहम्मद बिन कासिम, इसका जो आक्रमण हुआ था सबसे पहली बार हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, यानी पहला मुस्लिम हमला भारत में कब हुआ, 712 ईस्वी, 712 AD। और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो उस समय सिंध पर उसने आक्रमण किया था और सिंध पे जो राजा था दाहिर, तो उसने जो लड़ाई लड़ी वो रावर का युद्ध था, बैटल ऑफ रावर का युद्ध 712 में लड़ा गया। दाहिर जो सिंध का राजा था, सिंध पर ही हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उसी दाहिर को उसने पराजित किया और सिंध पर कब्जा कर लिया। जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हुआ, जो अरबी मुसलमान था, तो इसने भारत में एक दो परंपराएं शुरू की। भारत में जो खजूर की जो खेती थी या ऊँट वगैरह पालना, ये सभी इन्हीं अरबों का ही प्रभाव था। एक और उसने काम किया कि ये पहला सुल्तान माना जाता है जिसने भारत में पहली बार लगाया एक टैक्स का नाम सुनते होंगे आप, जजिया। तो जजिया लगाने वाला जो पहला सुल्तान था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जजिया क्या होता है, जजिया को समझने से पहले उस समय के जो इस्लामिक टैक्स थे उसको समझ लेते हैं। तो उस समय का जो इस्लामिक जो नीति जो होती थी, जो नियम कानून होता था, तो उसमें 4 प्रकार के टैक्स होते थे। एक होता था जजिया, एक होता था जकात, एक होता था खुम्स और एक होता था खराज। जजिया, जकात, खुम्स और खराज, ये 4 टाइप के इस्लामिक टैक्स होते थे।
जिसमें जो जजिया जो खराज होता था, खराज एक तरीके का लैंड रेवेन्यू होता था, भू राजस्व कहा जाता था, लैंड रेवेन्यू, जो किसानों से उनकी उपज का हिस्सा लिया जाता था। जो खुम्स होता था, खुम्स लूट में हिस्सा लिया जाता था, यानी जो लोग लूट मार करते थे तो उस लूट का हिस्सा था, यानी जो लूट होता था उसका हिस्सा क्या होता था, खुम्स। कि इन्होंने रेशियो बनाया था कि जैसे कोई सेना गई किसी राज्य को लूटा तो जो लूट होती थी तो उसका 1/5 होता था, उस लूट का 1/5 हो जाता था वो सुल्तान को दिया जाता था, यानी लूटने वाला सिपाही 1/5 हिस्सा सुल्तान को देता था। बाकी जो 4/5 हिस्सा होता था वो किसके पास होता था, लूटने वाले सिपाही को मिलता था। यानी जो सिपाही लूटा है, यानी 20% वो अपने सुल्तान को देता था और 80% जो हो खुद रखता था। ठीक है, यानी जैसे लोगों ने लूटा पाटा तो लूट पाट के जितना लूट का हिस्सा मिला उसमें से 20% वो सिपाही किसको दे देते थे, सुल्तान को, और बाकी 80% यानी 4/5 वो अपने पास रखते थे। हालांकि ये केवल लिखा हुआ था, हकीकत में सुल्तान क्या होते थे कि सुल्तान सब खुद वसूलते थे 4/5 और सिपाहियों को मिलता था कितना, 1/5। हालांकि नियम उल्टा होता था, केवल एक ही सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सही रेशियो वसूला था, वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक अपने सिपाहियों को 80% देता था और 20% खुद रखता था, नहीं तो ज़्यादातर सुल्तान 80% खुद ही रख लेते थे, सिपाहियों को मिलता था। ठीक है, चलिए, तो ये खुम्स होता था। ज़कात जो होता था ये एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था, अमीर मुसलमानों से वसूल के गरीब मुसलमानों को दिया जाता था। ठीक है, तो ज़कात एक कैसा था, अमीर मुसलमानों से वसूल के गरीब मुसलमानों को एक धार्मिक कर था, रिलीजियस टैक्स था। अब आता है जजिया। तो जो जजिया टैक्स था, जजिया क्या था कि उस समय भी नए नए इस्लाम की स्थापना हुई थी, तो इन लोगों का मानना था कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इस्लामिक राज्य है तो उस इस्लामिक राज्य में अगर कोई गैर मुसलमान रह रहा है तो इन गैर मुसलमानों को ये लोग जिम्मी कहते थे। गैर मुसलमान को क्या बोलते थे, जिम्मी। जिम्मी यानी मुस्लिम राज्य का गैर मुसलमान, और नॉन मुस्लिम ऑफ मुस्लिम मेंबर। तो मुस्लिम राज्य के गैर मुसलमान को क्या बोलते थे, जिम्मी। तो ये जो जिम्मी लोग होते थे, इन जिम्मियों की अनिवार्य रूप से शर्त होती थी कि अगर आप जिम्मी हैं यानी मुस्लिम राज्य में रहते हैं, राजा मुसलमान है और आप मुसलमान नहीं हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा देनी पड़ेगी, यानी आपको सेना में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप सैनिक सेवा नहीं देना चाहते तो फिर क्या देना पड़ेगा, जजिया। यानी जजिया किससे वसूला जाता था, जिम्मियों से वसूला जाता था। क्यों वसूला जाता था, अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले। जजिया रिकॉर्ड फ्रॉम जिम्मीज अगेंस्ट कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज, अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले वसूला जाता था। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टैक्स थे जिसमें जजिया की शुरुआत किसने की थी, ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, बता दिया। यही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट यही है कि जजिया सबसे पहले किसने लगाया भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, और ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, अरब से आया था, ये अरबी आक्रमणकारी था। ठीक, अब इन अरबों के बाद जो अगले हमले शुरू हुए, तो अरबों के बाद जो मुसलमान आए भारत में वो थे तुर्क। यानी अरबों के बाद कौन से आक्रमणकारी आए, तुर्क आक्रमणकारी आए, टर्किश आए। तो जो तुर्क हमलावर आए, तो तुर्कों में जो पहला तुर्क आक्रमणकारी था उसका नाम था सुबुक्तगीन। जो सुबुक्तगीन था वो पहला तुर्की हमलावर था, सुबुक्तगीन। ठीक है, तो सुबुक्तगीन कौन था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला तुर्की था जिसने आक्रमण किया था। ये हिंदुशाही राजा थे जयपाल पर इसने आक्रमण किया और उसको पराजित किया। हालांकि ये सुबुक्तगीन अंदर तक नहीं आ पाया। पहला जो तुर्क था जो अंदर तक घुसा भारत में वो था महमूद गजनबी। तो जो महमूद गजनबी था ये भी क्या था, तुर्क था, और यही था जो भारत में अंदर तक एंट्री करता है। माना जाता है कि जो महमूद गजनबी था इसने 1009 से लेके 1027 के बीच 17 बार इसी ने भारत पर हमला किया था, 17 टाइम्स। यानी भारत पर किसने 17 बार हमला किया था, महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किए थे। इसकी जो उपाधि थी यामीन उद्दौला इसकी उपाधि थी। इसको बुद्ध शिकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को ढाने वाला इसको माना कहा गया। इसने कई सारे आक्रमण किए थे और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था महमूद गजनबी का वो था 1025, किसी किताब में 1026 भी आपको मिलेगा, वो सोमनाथ का मंदिर। तो जो सोमनाथ का मंदिर था वो किसने लूटा था, महमूद गजनबी ने 1025 या 1026 में। उस समय जो सोमनाथ गुजरात में पड़ता है, तो उसमें गुजरात में चालुक्यों का शासन था, भीम फर्स्ट राजा थे
और उसी के समय उसने हमला किया था। बहुत ज़्यादा धन दौलत इसको हाथ लगा था। माना जाता है कि 900 ऊँटों पर सारा धन दौलत वो लूट के लेके गया था, सोना चांदी। तो जब रास्ते में लूट के लेके जा रहा था तो वापसी में बहुत ज़्यादा उसको धन दौलत मिल गया था, उसको उम्मीद नहीं थी। तो रास्ते में जाटों ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि धन दौलत लेके जाया था। जाटों ने कई बार हमले किए और बहुत लूटपाट की उसके साथ, तो जाटों ने बहुत परेशान किया। तो वो जब गया तो इतना धन दौलत उसको मिल चुका था कि सोचिए, महमूद गजनबी ने 3 साल तक गजनी में अपनी जनता से कोई टैक्स नहीं वसूला। उसको दोबारा भारत आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाते समय जाटों ने इतना परेशान किया था कि अलग से खाली जाटों को सबक सिखाने के लिए 1027 में वो आता है भारत। किसके लिए? जाटों के लिए। तो यही 1027 में जाटों का जो इसका आक्रमण था, ये इसका अंतिम हमला था। ये भी नहीं होता, लेकिन जाटों ने इतना परेशान किया था। उस समय धन दौलत लिया हुआ था, उस समय तो बोला नहीं, बोला बेटा आते हैं तब बताते हैं। तो गया, वहाँ पैसा वैसा सारा रखा, अब फिर पलट के आया और जाटों को पराजित किया। उसके बाद वापस गया, फिर दोबारा नहीं आया। इतना पैसा मिल गया था, आया ही नहीं दोबारा। ठीक, ये जो महमूद गजनबी है, ये साहित्यिक रुचि का भी था। इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े कवि रहा करते थे। इसी के दरबार में महमूद गजनबी के समय में कुछ बड़े अरबी फारसी के बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे। 3-4 नाम आपको बताते हैं। जैसे इसी के दरबार में रहा करता था अल-बरूनी। इसका एक दरबारी था फिरदौसी। ठीक, इसी का एक दरबारी था उतबी। तो अलबरनी था, फिरदौसी था, उतबी था, फारूकी भी इसी का दरबारी था, फारूकी। ठीक है, तो जिसमें सबसे जो ज़्यादा विद्वान इन सबों में माना जाता है, अलबरनी माना जाता है। इसने किताब लिखे थे, किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद किसकी रचना थी? अलबरनी की रचना थी। अलबरनी अपने समय में इतिहास का, भूगोल का, संस्कृत का भी इसने अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था, गणित, भूगोल, सारी चीज़ों का अच्छा जानकार था। फिरदौसी जो था, फिरदौसी की किताब बड़ी मशहूर होती, शाहनामा। तो शाहनामा किसकी किताब थी? फिरदौसी की। फिरदौसी थोड़ा लालची टाइप से था, चाटुकार टाइप से। एक बार महमूद गंज में ऐसे मजाक में कह दिया था कि जो कभी हमारे बारे में छंद लिखेगा तो जितने छंद लिखेगा उसको उतने मोहरे दे देंगे। पता चला फिरदौसी ने हफ्ते भर में 10,000 छंद लिख के प्रस्तुत कर दिया उसके सामने। तो जब 10,000 देखा महमूद गजनबी तो उसका मूड ही खराब हो गया। तो बड़ा लालची आदमी यार, लालच के चक्कर में 10,000 हमारे नाम पर छंद लिख दिया है। तो उसने उसको मार के भगा दिया। बोला भाग जा बेटा, 1 रुपया नहीं देंगे। तो पैसा वैसा नहीं दिया था उसको, खाली बोल दिया था, लेकिन उसको क्या पता था कि इतना ज़्यादा लिख देगा। खैर, तो ये जो थे, ये सब इसके दरबार में रहा करते थे। किसके? महमूद गजनबी के दरबार में रहा करते थे। इसके बाद एक और जो बड़ा हमला हुआ तुर्कियों का, तो अगला जो बड़ा तुर्की हमलावर था वो था मोहम्मद गोरी। तो जो मोहम्मद गोरी था, इसने भी भारत पर कई सारे हमले किए। इसका जो पहला हमला था 1175 में, इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। यानी फर्स्ट अटैक इसका कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर इसने हमला किया था, वहाँ पर विजय हासिल की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे, ये लोग जो भारत पर हमला करते थे, तो जो इनके हमले होते थे तो ऐसा नहीं होता था कि अपने हमलों में हमेशा ये जीत जाते थे। ऐसा नहीं था, ये सब हार भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने हमला किया तो जीतेंगे, हार भी जाते थे। लेकिन इन सबों के ऊपर हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं होता कि जीत गए तो बहुत चौड़े होकर घूम रहे हैं, हार गए तो बहुत रो रहे हैं। जैसे गीता में कहा गया ना, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। तो ये सब भाई सब पूरे कर्म योगी थे, ये सब पक्के लुटेरे थे, धर्म से ही सब लुटेरे थे। लूट मार करना इन सबों का धर्म था। मन लगा के लूट मार करते थे, जीत हार की कोई चिंता नहीं करते थे। कर्मयोगी टाइप से थे ये सब। जीत गए ठीक, हार गए तो भी ठीक। तो कई बार झटके में ये सब हार भी जाते थे। जैसे जब आपको बताया कि महमूद गजनबी गुजरात पर आक्रमण किया तो सोमनाथ के मंदिर में बहुत ज़्यादा धन दौलत मिला था उसको। तो जब मोहम्मद गोरी आया तो उसने भी सोचा कि चचा को हमारे बहुत ज़्यादा पैसा मिला था गुजरात में, तो ये भी क्या करता है 1178 में गुजरात पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जब तक कि गुजरात पर आक्रमण किया 1178 में, तो उस समय गुजरात की राजनीति बदल चुकी थी। वहाँ पर एक चालुक्य वंशी शासक थे, भीम द्वितीय। चालुक्य वंश के थे गुजरात में, सोलंकी। तो भीम द्वितीय नाम के नहीं, काम के भी भीम थे। तो भीम द्वितीय ने गोरी को बहुत तबीयत से धोया, इतना बढ़िया से धोया कि गोरी दोबारा पलट के नहीं आया।
तो ऐसा नहीं था कि ये लोग हमेशा जीतते थे, हार भी जाते थे। तो 1178 में गुजरात का युद्ध या उसको नीलवाड़ा की लड़ाई कहते हैं, तो उसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। भीम द्वितीय हालांकि लड़का था, इनकी जो माता जी थी नायकी देवी, नायकी देवी की बड़ी भूमिका थी उसको हराने में, ठीक है। तो ये सब झटके में हार भी जाते थे। मोहम्मद गोरी की जो सबसे बड़ी पराजय थी, सबसे बड़ी पराजय आपने सुनी होगी 1191, कौन सी लड़ाई? तराइन का युद्ध, तराइन फर्स्ट हुआ था। तो ये जो 1111 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन। अब ध्यान रखेंगे, ये जो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के बीच तराइन प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन फर्स्ट बैटल हुआ था। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन से नंबर के पृथ्वीराज थे? तो ध्यान रखेंगे, ये जो पृथ्वीराज थे ये तृतीय थे, पृथ्वीराज थर्ड थे। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने, आपने सुना भी होगा बचपन में कहानियाँ पढ़ी कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित कर दिया। तो जैसा कि बताया कि इन समूह के पास हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये हारने के बाद फिर अगले हमले की तैयारी में लग गया। लेकिन अपने यहाँ राजा लोग हार जीत के बहुत ज़्यादा जो है कि बदल जाते थे। जब इन्होंने गोरी को हरा दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि पड़ोसी राजा की लड़की को भगाने के चक्कर में परेशान हो गए। पड़ोसी राजा थे गढ़वाल जयचंद की लड़की के चक्कर में संयुक्ता को भागने भगाने में लगे रहे। अब उधर भागने भगाने में लगे रहे, तब तक गोरी था, वो तैयारी करके पलट के फिर आ गया और अगले ही साल 1192 में हो गया तराइन द्वितीय। तो तराइन द्वितीय अगले साल हो गया। इस तराइन द्वितीय में पार्टियां सेम थी, यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों थे, लेकिन गोरी तैयारी करके आया था, पृथ्वीराज जी भागने भगाने में लगे हुए थे। तो पार्टियां सेम थी, नतीजा अलग हो गया। इसमें गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। अब यही जो तराइन का दूसरा युद्ध था, जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, यही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तोमरों से चौहानों ने दिल्ली छीन ली थी। तो वो उत्तर भारत का समझिए सबसे मजबूत राज्य था। तो उसी के बाद भारत पर इन तुर्कों का प्रभुत्व शुरू हुआ। फिर पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गोरी अगली लड़ाई लड़ता है 1194 में चंदावर का युद्ध। तो जो तंजावर का युद्ध था, ये था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद से। जयचंद जो इनके पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, तो जयचंद से इसने चंदावर की लड़ाई लड़ी और उस चंदावर की लड़ाई में जयचंद को पराजित किया। और पराजित करने के बाद इसका एक सिपह सलार था बख्तियार खिलजी को उसने आगे छोड़ दिया कि जहाँ तक जा सकते हो जाओ। तो बख्तियार खिलजी का नौ से आगे बढ़ा, पूरा पूर्वांचल होते हुए बिहार, पूरा बंगाल तक पहुँचे। बंगाल में उस समय सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन अपना राज्य छोड़ के भाग जाते हैं और पूरा समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर बिहार तक तुर्कों का, दिल्ली से लेकर बंगाल तक तुर्कों का पूरा दोआब पर कब्जा हो गया। इसी बख्तियार खिलजी ने जब बिहार में हमला किया, तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको उसने तहस नहस करके तोड़ दिया, बिल्कुल उजाड़ के धर दिया, पूरा जला दिया। तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के जो बड़े केंद्र थे नालंदा और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया, सारी इमारतें धारी सारे जो थे जला दिए, बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। तो जो बुद्धिज्म को कहा जाता है कि बुद्धिज्म की जो जड़ थी, बौद्ध धर्म की जो जड़ भारत से उखाड़ने का श्रेय जाता है, वो बख्तियार खिलजी को जाता है। उसी ने पूरा विध्वंस फैला दिया था और बौद्धों को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया। तो नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटी को उसी बख्तियार खिलजी ने हराया। बख्तियार खिलजी ने हराया क्या, बिल्कुल तोड़ के तहस नहस कर दिया। ठीक, ये जो मोहम्मद गोरी था, इसने भारत में अपने सिक्के भी चलाए थे। तो इसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी और एक तरफ वो देवनागरी में मोहम्मद बिन साम वो लिखता है। तो मोहम्मद बिन साम और पूछा जाएगा कि लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया था, तो वो किसने चलाया था, मोहम्मद गोरी। यानी इसके सिक्कों पर किसकी आकृति थी, लक्ष्मी की आकृति। ठीक, चलिए अब यही गोरी जब भारत पर कंट्रोल कर लेता है और देखता है कि भारत की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, तो वो क्या करता है कि जैसे वो ये देखता है कि कई पीढ़ियों से ये लोग लगातार भारत आ रहे थे, तो ये लोग जो बार बार भारत आ रहे थे, तो भारत क्यों आते थे ये लोग बार बार, यानी इनके जो हमले बार बार भारत हो रहे थे, तो क्यों हो रहे थे?
ये लोग आखिर आते क्यों थे? भाई कुछ फ़ायदा होगा तभी तो आते थे। एक्चुअली ये लोग जो मध्य एशिया से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है, तो बहुत लंबी लंबी घास होती है, जंगल नहीं होते, बारिश बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से खेती बाड़ी कम होती है और घने जंगल नहीं होते, लंबी लंबी घासें होती हैं। तो लंबी घासों में तेज़ भागने वाले जानवर होते हैं, उन तेज़ भागने वाले जानवरों का शिकार बड़ा मुश्किल से हो पाता था। ठीक, खेती बाड़ी ज़्यादा होते नहीं थी तो अनाज बहुत मुश्किल से होता था। तो उन्हें जीवन जीने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती थी सुबह से लेकर शाम तक। तो उसके लिए उनका बड़ा संघर्ष होता था, खाने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो जिस चीज़ों के लिए वो लोग परेशान रहते थे, पूरी जान जोखिम में डालते थे, वो चीज़ें भारत में बिल्कुल फैली हुई थी। भारत में खूब बारिश होती थी, खूब घने जंगल थे, खूब खेती बाड़ी अच्छी थी, धन दौलत बिल्कुल था। तो जिन चीज़ों के लिए उनको अपने देश में जान पर खेलना होता था, वो चीज़ें भारत में बिल्कुल इफरात फैली हुई थी। इतनी जीव जंतु, जानवर, खाने पीने की चीज़ें, सोना चांदी, धन दौलत इतनी ज़्यादा थी कि उनको आश्चर्य होता था कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी समृद्धि। तो उसी को वो लेने आते थे। वो समझ लिए कि आते थे यहाँ से धन दौलत, खाने पीने की चीज़ें लूट के लेके चले जाते थे, फिर आए, फिर लूट के लेके चले गए, फिर आए, लूट के लेके चले गए। यानी एक तरीके से इनकी कमाई का जरिया था भारत। आते थे, कमाते थे, कमा के चले जाते थे। तो ये जो बार बार आते थे और चले जाते थे, अब आप कहीं जाएं, कमा के चले आएँ, फिर जाएं, कमा के चले आएँ, तो ये देख रहे हैं कि जब बार बार जब वहीं जाना है, भाई आपकी कमाई का जरिया जहाँ पर होता है, तो आप जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, फिर आपको लगता है कि अब जाना वहीं है तो क्यों ना वहीं शिफ्ट हो जाए। तो यही गौरी ने सोचा कि कई पीढ़ियों से ये तो लगातार अप डाउन कर रहे थे, इसने सोचा कि अगर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, अपने लोगों को हिंदुस्तान में यहाँ पर सेट कर दिया जाए कि वो लोग परमानेंटली यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से लगातार सामानों की सप्लाई हमें मध्य एशिया में भेजते रहेंगे, तो क्यों ना यहीं पर अपने लोगों को ठहराया जाए और इस पूरे भारत को अपने कंट्रोल में किया जाए। तो उसी को कंट्रोल में करने और भारत में रुकने का फैसला कर लिया मोहम्मद घोरी ने। और उसके इसी फैसले के साथ, यानी उसने जो रुकने का फैसला किया, तो उसी फैसले के साथ स्थापित होता है दिल्ली सल्तनत। तो वही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत क्या है, क्यों है, इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मोहम्मद घोरी दिल्ली अपने गुलामों को सौंप के वापस लौट जाता है और 1206 में 1206 में एक जगह थी दमयक, उसी दमयक नामक स्थान पर मार्च 1206 में ये नमाज पढ़ रहा था। एक छोटी सी मस्जिद के सामने से रुका हुआ था, नमाज पढ़ रहा था। पीछे से इसके दुश्मनों ने छुरा भोंक के इसकी हत्या कर दी थी, तो इसका मर्डर हुआ था। दमयक में इसको मार डाला गया था। ठीक, और उसके मरने के बाद फिर भारत में इधर सल्तनत वाले अपना इतिहास शुरू करते हैं। तो ये था मुस्लिम आक्रमणकार्य। अब इसके बाद सल्तनत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से राजवंश रहे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सल्तनत का राजवंश थोड़ा मुस्लिम काल है, खून खराबा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उस खून खराबे के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।